और एक तरफ जिधर पाकिस्तान की हुकूमत है वो ऐसी आवाजें निकाल रही है. There are many new roles in tech, like DevOps, SRE, cloud engineer, and आपराधिकार, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता जुलाई यानी सोमवार से देश में लागू हो गई है. इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित किया गया था. इस विधेयक को दोनों सदनों से पास करते समय सिर्फ 5 घंटे की बहस की गई थी और ये वो समय था जब संसद से विपक्ष के 140 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए थे. उस समय विपक्ष और कानून के जानकारों ने कहा था कि जो कानून देश की न्याय व्यवस्था को. मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला. मैं उसे शहीद कह रहा हूँ मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजबूर. फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की. फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी. गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर. गलत नहीं है सर. गलत नहीं है सर. गलत नहीं है सर. अग्निवीर का जवान शहीद होता है उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है. ये अजीजा ये कहने भी अग्निवीर की योजना बनाई है ये रद्द होनी चाहिए क्योंकि रेगुलर भर्ती होनी चाहिए. कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ. कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया. जी अग्निवीर सीता नु क्यों बार्डर ते खड़ाया सारे नाल. 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष ने अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के जिस अग्निवीर अजय कुमार का जिक्र किया उस अग्निवीर का परिवार केंद्र सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है. अजय कुमार का परिवार पंजाब के लुधियाना जिले में मौजूद रामगढ़ सरदार गांव में रहता है. जम्मू
तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो हम लोग का शुरू हुआ था, वो बेसिकली प्री हिस्ट्री मीन्स हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें एक बात ये होती है कि जो हिस्ट्री है, आज हम लोग कहाँ है, आज हम लोग का फर्स्ट और सेकंड सेकंड है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि हम लोग कंटिन्यूअस एक 80 डेज मीन्स 80 डेज का प्लान रहेगा हम लोग के पास, और 80 डेज का प्लान रहेगा, और एक्चुअली में 90 डेज का प्लान है हमारे पास। बट 80 डेज हम लोग लगातार पढ़ाई करेंगे, और 10 डेज मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम लोग 10 डे में रिवीजन कर सकें, कुछ क्वेश्चन देख सकें, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारा 80 डेज का पूरा एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रूटीन है, शेड्यूल है। मैं उसको नेक्स्ट डे ये अपलोड कर दूंगा। अगर जो आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना। बट मैं चाहता हूँ कि 90 डेज में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मैंने वैसे एरिया पे जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने हिस्ट्री पे लगभग 25 to 30 डेज का क्लास सोचा हुआ है। और सेम इसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए भी अच्छा खासा, तो जैसे जैसे मार्किंग स्कीम है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, तो वैसे ही वैसे हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है, ताकि कम से कम हम लोग का उतना कंप्लीट हो जाए। मतलब मेरा देखिए, पूरा ये लेक्चर अगर जो आप कवर करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कट ऑफ मान के हम अभी के लिए अप्रोक्स जनरल व्यू लेके चलते हैं, तो मान के चलते हैं कट ऑफ 100 के आसपास रहेगा। तो हमें जो करना है वो पहले 100 कर लेना, पहले 100 कंफर्म हो जाए, 100 मार्क्स, उसके बाद हम लोग 50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये है, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें महारत हासिल करनी है, जीनियस बनना है। हमारा टारगेट ये है कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर जो आपको जीनियस बनना है या फिर आपको प्रोफेसर बनना है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो आप कृपया यहाँ पे ना आए, बस। इसका मेन, क्योंकि 90 दिन में आप बन भी नहीं पाएंगे। तो हमारा ओवरऑल ये है कि 90 दिन में किसी भी तरीके से हम लोग करके कम से कम कट ऑफ क्लियर करने हो जाए। उसके बाद हम लोग को प्री एक बार हो गया तो मेंस के लिए तो हैं ही हम। तो इसीलिए तो इतना माइंड मेकअप रखिएगा कि हम लोग को, हमने जो शेड्यूल बनाया है, जो टारगेट बनाया है, वो प्री को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्री आपको पता है अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट कैलेंडर आई है, उसके अकॉर्डिंग 13 सितंबर को प्री होने वाली है, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए, तो अब आते हैं ये करने, और जैसे मैंने बताया तो हम मार्किंग स्कीम के तरीके से ही पढ़ाएंगे। तो पहले इसमें जब सबसे ज़्यादा हिस्ट्री है, इसीलिए मैं पहले हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, एक्चुअली में हिस्ट्री को समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमने हिस्ट्री और को समझने के लिए हमने, एक्चुअली में किसी भी चीज़ को समझने के लिए में हम लोग स्ट्रक्चर वे तैयार करते हैं कि उन सब चीज़ों को रखा कैसे जाए ताकि हमें पढ़ने और समझने में आसानी हो, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को भी हमने 3 तरीके से बांट दिया है, एक्चुअली में उसका पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो एक्चुअली में हिस्ट्री जो है वो, बहुत ऐसे टाइम आते हैं जब हिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि ना कोई रिटेन सोर्स होता है, ठीक है, और रिटेन सोर्स नहीं होता है, और उस जब रिटेन होगा ही नहीं तो हम लोग उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो वैसे हिस्ट्री को जब जानते हैं हम लोग, वैसे हिस्ट्री को ये होता है, तो उसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो वही है प्री हिस्ट्री, अ पीरियड फॉर विच नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, ठीक है। मीन्स कि कोई भी रिटेन मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो हम लोग उससे, अब आप लोग बोलेंगे तो सर पता कैसे चला, तो
उसका पता चलता है हमें कुछ स्टोन मीन्स कुछ स्टोन मिल गया। जैसे स्टोन एज में हम लोग पैलियोलिथिक एज देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें कोई औजार, पत्थर का औजार मिल गया ऐसे नुकीला। ठीक है, तो हमने औजार देखा, कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ये लिखा हुआ नहीं है, बट प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये है कि हम लोग इस वस्तु को देख के ये पता करते हैं कि अच्छा नुकीला है, तो शायद इसे खोदने के, जमीनें खोदने के काम आती होंगी। अगर जो ये ऐसे है तो हम लोग समझते हैं कि ये चॉप करने के काम आते होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में पत्थर को देख के हम समझे, कुछ लिखा हुआ नहीं। सेम प्रोटो हिस्ट्री आती है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे रिटेन रिकॉर्ड्स तो होते हैं, रिटेन रिकॉर्ड्स होते हैं, बट वो क्या होते हैं, अभी उनको पढ़ा नहीं जा सका। मीन्स ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा एक वर्ड है। ठीक है, अब ऐसे लिख तो दिया गया, अब पूर्वजों ने हमारे लिखे तो, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी कोई ऐसा आया नहीं जिसने इसको पढ़ के समझ लिया। ठीक है, तो ऐसे जब ऐसी क्रिया होती है कि लिखा हुआ तो है बट हमने नहीं पढ़ पाए, ये हमारी कमी कि हमने नहीं पढ़ पाए, तो वैसे हिस्ट्री को हम लोग रखते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है, तो समझ में आया। प्री हिस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री में जहाँ रिटन रिकॉर्ड है बट हम समझ नहीं पाए। और हिस्ट्री में वो है जहाँ पे यहाँ पे हम लोग के पास रिटेन रिकॉर्ड भी है और हम उसे समझ भी हैं। जैसे कि हमारे पास वेदा हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो हो गई कि हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किए पढ़ने के के लिए। अब हमारे पास है कि हिस्ट्री को एज वाइज हमने कैसे ये किया, मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम हमने डिवाइड किया। ठीक है, ताकि हमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझने में इजी। तो सबसे पहला जो एज आता है, ठीक है, एक्चुअली में स्टोन एज से भी पहले एक एज आता है जिसको बोलते हैं आइस एज। यहाँ पे सिर्फ धरती जो थी वो बर्फ का गोला था। तो अगर जो पूरी की पूरी बर्फ का गोला रहेगा तो कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि ठंडी इतनी चीजें रहेंगी कि ना पेड़ पौधा होगा ना कुछ होगा, तो इसलिए तो आइस एज के जस्ट बाद स्टोन एज आता है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज जो है वो उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला टाइम फ्रेम है, पहले सबसे पहला आया पैलेलिथिक एज, उसके बाद मेजोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, उसके बाद चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, चैल्कोलिथिक को कॉपर एज भी बोलते हैं। और ये जो है ये सब स्टोन एज है, पैलेलिथिक एज। तो पैलेलिथिक एज का एज क्या है, 5 लाख BC। एक्चुअली में ये BC है, 5 लाख BC से 10,000 BC। मेजोलिथिक का क्या है, 10,000 BC से 4,000 BC। नियोलिथिक एज क्या है, 7,000 से लेके 1,000। अब आप यहाँ बोलिएगा कि सर आपने यहाँ पे 7,000 लिखा और मेसोलिथिक को लिखा 4,000। एक्चुअली में इसलिए है कि मतलब 1,000 2,000 साल का आप इधर उधर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग साक्ष्य पाया गया है और उसमें टाइम का थोड़ा बहुत ये है। ठीक है, मीन्स मान लीजिए जैसे अफ्रीका में ये है कि जो एज है, मीन्स मान लो मेजोलिथिक एज है, वो 400 से शुरू, 4,000 में खत्म आ जाता है, खत्म हो जाती है। बट मान लो इंडिया में है तो इंडिया में 7,000 से शुरू ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है कि ये अफ्रीका की कहानी है, ये इंडिया की कहानी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। और उसके बाद आता है सबसे चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बात ये की जा रही है कि हम लोग जो पत्थर से औजार बना रहे थे, तो अब हम कॉपर से औजार, ये इसमें ज्यादातर औजारें जो बन रही थी इन तीनों एज में वो स्टोन से बन रही थी। ठीक है, लेकिन इसके आने के बाद ज्यादातर औजारें, और ज्यादातर कहने का मतलब है कि ज्यादातर स्टोन से बन रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मेटल का यूज नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत मेटल का यूज हो रहा था, और यहाँ पर मेटल का यूज हो रहा था ज्यादातर, यानी कि
इसमें जो स्टोन की मात्रा थी वो कम हो गई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जब ये सारी चीजें अलग अलग एज है, तो अलग अलग एज के बारे में हमने क्या देखा, ये प्री हिस्ट्री है एक्चुअली में। तो हम लोगों को ये कैसे पता चला कि अच्छा ये सब चीजें होती हैं, तो हम लोग को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें मिली कहीं कहीं, ठीक है, खुदाई के दौरान। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलता है कि अच्छा, तो आप इस मैप को देखिए। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, नियोलिथिक साइट है। ठीक है, जो ये में है ना, स्क्वायर में है, वो नियोलिथिक है, मेहरगढ़, बोरझोम, चिरान। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पैलियोलिथिक एज है ना, वो बहुत कम पाई गई है। ठीक है, क्योंकि पैलियोलिथिक बहुत पुराना है, तो वो थोड़ा सा उसे अभी उतनी जानकारी उसके बारे में नहीं मिल पाई। तो पैलियोलिथिक जैसे हॉन्सन में हो गया, कोरनॉल केव्स में हो गया। ठीक है, उसके बाद तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पे हम लोग को ये चीजें मतलब स्टोन एज के कुछ औजार मिले हुए। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कौन चीज कहाँ पे मिला हुआ। पैलियोलिथिक एज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए पैलियोलिथिक एज जो होता है उसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली है ये कि यहाँ पे ये क्या होता है कि आइस एज का जो लास्ट पेज है, आइस एज लास्ट पेज है, ओहो, आइस एज का जो लास्ट पेज है वहां से पैलेolithic एज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है, तो मीन्स अभी समझो कि बर्फ भी है, मतलब आइस भी है, और थोड़ा बहुत ये आइस पिघलना शुरू भी हो गया है। ठीक है, गर्मी की वजह से। तो वो वाला फेज है एक तरीके से। तो धीरे धीरे लाइफ अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आइस पिघलनी शुरू होगी, तो वैसे वैसे अब लाइफ आना शुरू होगा। तो उसी की बात हो रही है। तो डेवलप ड्यूरिंग आइस एज, पैलेolithic means आर आल्सो नोन एज क्रेटल। और ये जो लास्ट फेज है ना आइस एज का, उसको हमने एक ब्रॉडर सेंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्या डिवाइड किया है, जिसको क्वार्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, ये बेसिकली एक एज की बात हो रही है, मीन्स एक पीरियड की बात हो रही है। और वो कौन सी पीरियड है, आइस एज की सबसे लास्ट वाली पीरियड। ठीक है, अब और इसको भी हम लोगों ने मीन्स पैलियोलिथिक एज को भी हम लोग अगर जो ब्रॉडली आप देखो, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है लोअर में, उसके बाद हम लोगों ने मिडिल में, ठीक है, लोअर, मिडिल, और तीसरा कर दिया हम लोगों ने अपर में। ठीक है, तो लोअर की जो डेट है, लोअर की डेट कब है, कब से कब है, ये सबसे लोअर मीन्स सबसे मतलब प्री, प्री बोलो इसे, तो ये लगभग 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी से लेके कब तक है, ये लगभग 1.5 लाख बीसी तक है। ठीक है, मतलब इसका पीरियड ये रहा है। मिडिल का क्या है, सेम मिडिल का 1.5 लाख से लेके, 1.5 लाख से लेके कब तक रहा, 35,000 बीसी तक। और वैसे ही अपर का अगर जो बात करेंगे, तो 35 से लेके 35,000 बीसी से लेके कब से कब तक है, ये 10,000 बीसी तक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसकी पीरियड कब है। तो जब अगर जो इसमें देखिए, इसमें पूरा हमने पैलियोलिथिक बता दिया है, तो कोई बात नहीं, पैलियोलिथिक यहाँ पे हाँ हमने लिखा भी है। ठीक है, तो लोअर की जो बात हो रही है, उसमें लोअर जो आप बोलेंगे, लोअर मीन सबसे स्टार्टिंग का पैलियोलिथिक है। तो उसमें क्या है कि हमें बड़े बड़े क्या मिले हैं, औजार मिले बहुत बड़े बड़े। ठीक है, स्टोन पर। तो उस समय बड़े बड़े क्यों होते थे, क्योंकि लोगों को उतनी समझ नहीं थी, तो वो एक्सपेरिमेंटल डे था कि लोग को जो मिला उस वही यूज कर रहे हैं। बाद में उन्हें जब मिडिल एज आते, मीन्स मिडिल पैलियोलिथिक एज आते आते उन्हें पता चला हुआ कि अच्छा ये तो बड़े काम की औजार है। तो उसको उन्होंने और तरीके से बनाना शुरू किया,
और फिर जब वो काम करने लगा तो वो और डेवलप हो गया। और जब अपर मीन्स सब थोड़ा सा पैलेलिथिक के जो एडवांस लोग हुए उसको बोलते हैं अपर। तो ये लोग को पता चल गया कि अच्छा ये औजार को अगर जो जितने अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा और बनाया जाएगा वो उतना ज्यादा इफिशिएंट होगा। तो इन्होंने और डेवलप किया। तो तो पहले क्या हुआ, तो जो औजार पाए गए थे और होमोसैपियंस इसी फेज में मीन्स होमोसैपियंस कब आए, कब पाए गए, होमोसैपियंस पाए गए अपर में, अपर वाले में, ठीक है, अपर फेज में ऐसे ही। और हम लोगों को ये अलग अलग जगह पे क्या हुआ है, कुछ औजार मिले, ठीक है, अलग अलग फेज के मीन्स लोअर फेज के, मिडिल फेज के, अपर फेज के, ठीक है। जैसे कि हैंड एक्सेज हो गए, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, फ्लेक टूल्स हो गए, तो ये सारी चीजें मिली हुई हैं हमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इसका एक्सकेवेशन किया था मीन्स इसको खोद के निकाला था या फिर इसको ढूंढा था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूटे। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। कब कब निकाला ये इन्होंने खोज की थी, 1863 में, ठीक है। और ये जगह कहाँ पे था, मीन्स इनको कहाँ मिला था, इनको मिला था एक चेन्नई में, चेन्नई के पास एक जगह है, वहाँ पे इनको मिला था जिस जगह का नाम है पल्लव राम, ठीक है। तो ये मीन्स ब्रूस ली ने 1863 में खोजा था और ये जगह का नाम मीन्स पैलेलिथिक एज का जो सबसे पहला हम लोग को साक्ष्य मिला था कि हाँ पैलेलिथिक एज के लोग इधर भी रहते थे, तो वो मिला था पल्लव राम, फिर जगह का नाम है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जगह पे फिर एक्सकेवेशन हुए और अलग अलग एज के मीन्स लोअर एज, मिडिल एज, अपर पैलेलिथिक एज के हम लोग मिले। जैसे कि लोअर एज के कुछ साइट हैं, सोन वैली है, ठीक है, सोन और सोहन वैली, भीमकेटा हो गए, बेलन वैली हो गया, मिडिल के हो गए जैसे कि नर्मदा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, संगून के हो गया, कोटवार प्लेटू हो गया, अपर के हो गए महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। और कुछ बोन टूल्स भी मिले इस एज में, इस एज के। तो वो बोन टूल्स कहाँ पे पाए गए हैं, केव्स ऑफ कुरनौल और मुछातला में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाले तीन जो हैं, इनको याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मिडिल पैलेलिथिक एज के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो एविडेंस कहाँ कहाँ मिला हुआ है, तो आपको एविडेंस जहाँ जहाँ से मिला हुआ उस प्लेस का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि बीपीएससी में थोड़ा फैक्ट पूछते हैं तो आपको बेसिकली ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, वहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया था लोअर मिडिल, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कुछ मिले हुए हैं, तो ये है। और देखिए बोरी वैली जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे सबसे पहला एविडेंस मिला है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि मतलब यहाँ पे इंसान भी थे। इससे पहले जो भी चीजें होती थी वो मिलता था, औजार मिलता था कि औजार है यहाँ पे, लेकिन इंसान की खोपड़ी या फिर इंसान का कोई बॉडी पार्ट सबसे पहले कहाँ मिला, बोरी वैली, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और कौन से औजार हैं इस टाइप के, हैंड एक्सेज है, बोरर्स है, चॉपर्स है, पेबल्स है, फ्लेक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और याद रखिएगा जैसे जैसे समय बीतता है मीन्स लोअर, मिडिल और अपर, तो लोअर में क्या था ना कि औजार जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे, बिग, स्मॉल, और फिर सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, मतलब कि ये सबसे बड़े बड़े हुए, फिर थोड़े छोटे हुए और फिर उनसे ज्यादा छोटे हुए। अब देखो यहाँ पे जो औजारें होती थी वो नुकीली नहीं होती थी, यहाँ पे औजार जो होती थी वो नुकीली शार्प होने लगी, और यहाँ पे बहुत तेज शार्प होने लगी, ठीक है। मीन्स वो कुछ ज्यादा ही इन लोगों का दिमाग चल रहा था, ठीक है।
और इनकी साइज भी छोटी छोटी बताई दिया होने लगी। और लोअर में ये भी बताया मैंने कि सबसे पहला हमने होमो सैपियंस का एग्जिस्टेंस देखना शुरू किया कि हाँ होमो सैपियंस, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था ना, हमारे पास होमो सैपियंस नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में जो सबसे पहला इंसान इंसान का जो होता है ना, इंसानी बिहेवियर थोड़ा मतलब मिनिमम लेके जो आया उसको हम लोग बोलते थे एप्स। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंसानी बिहेवियर लेके मीन्स थोड़ा बहुत इसमें इंसान वाली खूबी थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, मिनिमम। ठीक है, इसके बाद इंसानी खूबी लेके आया, इसे थोड़ा इसका अपग्रेड वर्जन, उसको हमने बोला होमिनिड्स। ठीक है, एप्स होमिनिड्स। फिर इससे जो थोड़ा और एडवांस हुआ उसको हमने बोला, क्या बोला हम लोग, इसने हमने बोला ऑस्ट्रालोपिथेकस, मीन्स AUSTRALOPITHECUS। ठीक है, और उसके बाद ये जो आया उसको हम लोगों ने बोला होमो हैबिलस, HABILIS, होमो हैबिलस। और उसके बाद जो आया उसे हमने बोला होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस कब आया? होमो हैबिलस के पास। और इसका कब आया? ये अपर पैलियोलिथिक एज में देखा था होमो सैपियंस को। ठीक है, और जो अपर पैलियोलिथिक का इसका साइड तो मैंने बता दिया। बागोर हो गया जो कि राजस्थान में है, उसके बाद सोन वैली है उसको बता दिया। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। पटने जो है महाराष्ट्र में है, वहां पे पाया गया। छोटा नागपुर प्लेटू में पाया गया इनका एग्जिस्टेंस, किसका? अपर पैलियोलिथिक एज के औजार पाए। ठीक है, और अपर पैलियोलिथिक एज में सब एक और चीजें देखने को मिली हम लोग को देखने ये मिली कि इस समय के लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। ये कुछ ये कुछ स्ट्रक्चर है स्टोन के, जो औजार हैं, टूल्स हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? इनकी लाइफ स्टाइल बेसिकली हंटर गैदरर्स की थी। ठीक है, और ये दोनों थे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जिसको ओमनीवोरस बोलते हैं, वो दोनों थे। ठीक है, ये एनिमल्स के जो स्किन होते थे वो पहन लेते थे, या फिर कभी कभी लीव्स भी, पत्ता होता भी ओढ़ के रखते थे। इनका हाउस कैसा होता था? बेसिकली ये जो बर्फ का जो नहीं होता, हिल हो जाता, मीन्स गुफा होता है, उसमें रहना पसंद करते थे। ठीक है, और या फिर अपना घर भी बनाते थे घास फूस का, जैसे जानवर उनवर बनाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? भीमकेटा केव पेंटिंग से। ठीक है, और भीमकेटा केव पेंटिंग में याद रखिएगा कि सबसे पहला जो पेंटिंग का हमको साक्ष्य मिला है वो वो कहाँ पे मिला है? अपर पैलियोलिथिक एज के में मिला है। ठीक है, मतलब अपर पैलियोलिथिक एज के लोगों को पता था कि पेंटिंग क्या चीज होती है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। मीन्स कहाँ से? अपर पैलियोलिथिक एज में। कौन सा? बीड्स। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यानी कि ये लोग अपर पैलियोलिथिक एज के लोग ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे। ठीक है, अब वो अलग बात है कि वो उसमें आज की तरह सोना चांदी नहीं थे, वो आज पहले की तरह उसमें पत्थर थे, अलग अलग कलर के पत्थर होंगे। तो ये हो गई इसकी बात। तो इसमें मोटा मोटी जो बात याद रखनी है हमें, तो पहले सबसे पहले प्लेसेज रखनी है बात। ठीक है, कि ये कहाँ पाए गए थे, उसके बाद उस प्लेस पे क्या पाया गया था। ठीक है, उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल, जैसे कि लाइफ स्टाइल में ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, पहनते क्या था, इनका हाउस कैसा था, ये लोग ऑर्नामेंट्स यूज करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, ये लोग पेंटिंग जानते थे या नहीं जानते थे। तो ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहला, मतलब जो सबसे पहला ये मिला, एविडेंस मिला है पेंटिंग का, वो किस एज में मिला है? मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक मीन्स ये एज, या पैलियोलिथिक एज, या फिर नियोलिथिक एज, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में।
तो अगर जो आपको याद नहीं होगा कि हाँ ये अपर पैलियोलिथिक एज में ही किया, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं कि अपर पैलियोलिथिक एज बोले, वहां पे सीधा पैलियोलिथिक पूछ लेगा। तो ये अपर रहे या लोअर रहे, है तो पैलियोलिथिक एज ही, तो हम उसको काउंट करेंगे कि नहीं पैलियोलिथिक एज के लोग पेंटिंग करना जानते थे। क्यों? क्योंकि हमको भीमकेटा जो केव केव है वहाँ ये साक्ष्य मिले, और ये वही उसी एज का है, पैलियोलिथिक एज। फिर आती है बात मेजोलिथिक एज। ठीक है, मेजोलिथिक एज बेसिकली क्या है, ये नियोलिथिक और पैलियोलिथिक एज के बीच का माध्यम है, मतलब ये दोनों को कनेक्ट करती है। कौन? नियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। और इसकी डेट अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पे इसकी डेट थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर जो मैंने बोल दिया कि 4000 साल बीसी में ही, तो 4000 बीसी ही रहे। हो सकता है अफ्रीका में 6000 बीसी हो, इंडिया में 4000 बीसी हो, ऐसे करके। ठीक है? और ये पहला ऐसा पीरियड आया जब क्लाइमेट जो था वो वार्म शुरू, मतलब थोड़ा गर्म होने लगा। ठीक है, मतलब पहली बार लोगों को बर्फ पिघलता दिखा। ठीक है, पिघल तो पहले से भी रहा होगा, तभी लोगों धीरे धीरे यहाँ पे एग्जिस्टेंस होना शुरू हुआ, लेकिन लोग अपनी आंखों से पहली बार इसी टाइम महसूस की कि अच्छा ऐसा गर्मी कुछ हो रहा है जिसके कारण बर्फ पिघल रही है। और इसका अगर जो क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत तेजी से फ्लोरा और फौना भी क्या होगा, फ्लोरा फौना मीन्स पेड़ पौधे और जीव जंतु डेवलप करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उनके फेवरेबल कंडीशन मिल रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला क्या हुआ यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी शुरू हो गया, कल्टीवेशन डोमेस्टिकेशन। ठीक है, और इसकी पीरियड क्या है, 10,000 BC से 6000 BC तक। तो याद रखिएगा अभी भी ये हंटर गाइडर्स थे, बट थोड़ा बहुत अब मीन्स थोड़ा मिनिमम कल्टीवेशन कर लेते थे, मीन्स इनको ये पूरे कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं थे, बट इनको पता था कि कल्टीवेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है? और इनको ये भी पता था कि जानवर को पालने से क्या होता है। तो डोमेस्टिकेशन कल्टीवेशन याद रखिएगा सबसे पहले कब आया, मिजोलिथिक एज में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो हम मिजोलिथिक एज चूज करेंगे। ठीक है, और इस समय के जो औजार थे उनकी वो बहुत छोटे हो चुके थे। ठीक है, और बहुत छोटे कहने का मतलब कि उनकी लगभग जो साइज थी वो 5 सेंटीमीटर तक घट के आ गई थी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या क्या यहाँ पे पाया गया था, कौन कौन से औजार, हाँ इनके साइट्स कौन कौन से हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में जो कि है, उसके बाद भीमकेता में भी पाए गए हैं, भानपुर में, उसके बाद महारा यूपी में भी पाए गए हैं, महादहा में। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेसेज यहाँ पे पाया गया है। तो ये सब प्लेसेज याद रखने हैं, टूल्स याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ वहाँ पे स्पेशल चीजें पाई गई हैं उसको भी याद रखना है। जैसे कि डोमेस्टिकेशन हमको पता चला सबसे पहले कि मेजोलिथिक एज के पीपल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे, कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। उसके बाद कौन कौन से टूल्स पाए गए हैं, ब्लेड्स पाए गए हैं। ठीक है, एरो पाए गए हैं, ये सारी चीजें। और लाइफ स्टाइल कैसी है, इनका लाइफ स्टाइल पैलेलिथिक में इनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। बस ये लोग एक एडिशनल ये हो गया कि अब ये लोग जानवर भी पालने लगे, जो कि पैलेलिथिक एज नहीं करता था। और ये लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड कर ये करते ही थे। और ये लोग अब क्या हो गया कि थोड़ी बहुत खेती भी करने लगे। लेकिन हाँ एक चीज और डिफरेंस देखा गया कि
यहाँ पे अब इंसान जो थे वो कायदे से दफनाए जाने लगे। मीन्स इनका एक तरीका हो गया कि जो भी जिसकी भी मृत्यु होगी उसको इस तरीके से या इस वे में दफनाया जाएगा। ठीक है। और ये इसका कहाँ पे हमें मिला है एविडेंस? इसका मिला है हमें बागोर में, जो कि राजस्थान में है। लंघ लंघनाज इन गुजरात, भीमकेटा इन मध्य प्रदेश। ठीक है। और जो आदमगढ़ और बागोर है वो सबसे वहीं से हमें कुछ मिला है डोमेस्टिकेशन का एविडेंस। ठीक है। और जो पहला जो रॉक पेंटिंग हमें मिला है वो कहाँ पे मिला है? सोईगढ़, कैमूर हिल्स, यूपी में। उसके बाद नियोलिथिक आता है। नियोलिथिक के जो साइट्स हैं वो चिरांद बिहार में है। हम लोग बिहार स्पेशल अलग से क्लास करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री बिहार जो होगा वो लोग हम लोग का एक स्पेशल क्लास होगा। तो साइट जो है नियोलिथिक एज के वो चिरांद बिहार में है। ठीक है। यहाँ पे से हमें बोन टूल्स मिले हुए हैं। बोरझोम और गोफराल है, भीमकेता है, बेलन वैली, मेहरगढ़ है, मास्कियर ये है। ठीक है। और कुछ टूल्स मिले हैं वो कश्मीर से मिले हैं, साउदर्न इंडिया से मिले हुए हैं और बिहार से मिले हुए हैं। और यहाँ पे अब देखिए कि एक बहुत चेंजेज आया। अब यहाँ पे लाइफ जो हो गई वो फूड प्रोड्यूसर की हो गई। ठीक है। जो हंटर गैदर से अब क्या ट्रांसफॉर्म हो गया? फूड प्रोड्यूसर। और सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट। और वो सबसे पहला क्या मिला हमें? वीट और बार्ले मिला, जो कि जिसका साक्ष्य मिलता है कि वो 7000 से 6000 BC पहले किया हो गया हो। ठीक है। यहाँ पे क्लॉथिंग के वे में सेम चीजें रही हैं। हाउसिंग जो था वो सेम तरीके से हुआ। अब यहाँ पे बस एक एडिशनल हो गया कि अब वहाँ पे मड का यूज होने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऐड हुई जहाँ पे पॉटरी बनाने जाने लगा, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया तो अब उसको रखने के लिए हमें बर्तन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और एक स्पेशल चीज ये है कि हम लोग को बोझों से डॉग, इम्पोर्टेंट है ये वाला, बोझों से हमको डॉग के दफनाने का भी एविडेंस मिला है। डॉग को भी दफनाया गया था लोगों के साथ। ठीक है। उसके बाद इसमें लोगों ने शायद जो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो व्हील चाहिए होता है उसको भी चलाना इन्होंने सीख लिया था। और जो पॉटरी का मीन जो मिट्टी के बर्तन है वो का सबसे पहला एविडेंस बेलन वैली से मिलता है। बेलन वैली कहाँ पे? प्रयाग, उत्तर प्रदेश में। और ये पहला ऐसा है एविडेंस है जहाँ पे तीनों मीन्स पैलेलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स पाए गए। ठीक है। द प्रीहिस्टोरिक साइट ऑफ बेलेन इंक्लूड मेहरगढ़, चौपनी, मंडो, कोल्डियावा, कोल्डियावा इन बेलेन वैली हैज प्रोवाइडेड अर्लियर एविडेंस। और कोल्डियावा जो है वो सबसे पहले राइस कल्टीवेशन का हमको एविडेंस देता है। ठीक है। तो ये सब हमें याद रखने हैं क्योंकि ये सब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद चैल्कोलिथिक एज शुरू हो जाता है। इसको हम लोग इनोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। और यहाँ पर चैल्कोलिथिक का मीन्स कि जो हम लोग स्टोन स्टोन उस समय से बोल रहे थे अब बेसिकली हम लोग मेटल 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 बोलेंगे। ठीक है। और याद रखिएगा मेटल के आने का ये मतलब नहीं हुआ कि स्टोन बिल्कुल समाप्त हो गया, नहीं, स्टोन अभी भी है। और ये इनकी साइड कहाँ पे है? चैल्कोलिथिक एज का कहाँ कहाँ मिला है हमको कुछ टूल्स याद है। अहर का, ठीक है, अहर गिलोन राजस्थान में, बानस वैली जो कि राजस्थान में है, जोरवे कल्चर बहुत फेमस है। ठीक है। जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है।
और मालवा कल्चर मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद जो ये है, और ये जोरवे कल्चर का एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग को ना एक हायरार्की सिस्टम देखने को मिला है। मीन्स हम लोग को जो साक्ष्य मिले हैं उससे एक ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जुड़वे कल्चर में जो कल्चर था, जो लोग थे, वहाँ बेसिकली लोग हायरार्कियल सिस्टम में रहते थे कि एक बड़ा लोग होगा, फिर छोटा लोग होगा, उससे छोटा होगा, इस तरीके का हायरार्की चल रही थी। हायरार्की मतलब पोजीशन। हाँ, एक बड़े अथॉरिटी के साथ है, एक छोटे अथॉरिटी के साथ है। ठीक है। तो हमें वो देखने को मिलता है यहाँ पे। और बानस क्या है, बानस जो वैली है, वो उसका बानस कल्चर भी नाम दिया जाता है, और वो उसके कारण कि वहाँ पे एक बाघ है। ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स कौन कौन से मिलते हैं हमको? स्टोन के और कॉपर के मिलते हैं। इसमें हैंड एक्सेज हो गया, स्टिकल्स हो गया, सिकल्स हो गया, बोरर्स हो गया। ठीक है। और ये सब मेटल्स के बने हुए थे। ठीक है, मेटल या फिर मेटल के हेल्प से बने हुए थे। लाइफ स्टाइल क्या है? अब यहाँ पे देखो, इससे पहले लोग खेती करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, घर बनाते थे, बट एक तरीके का ग्रुप में रहते थे। वो विलेज, वो और वो ग्रुप विलेज नहीं हुआ करता था। ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे विलेज डेवलप होना शुरू हो गया। अब अलग अलग, क्योंकि अगर जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गए तो अलग अलग क्रॉप भी वो ये किए जाएंगे, फसल भी किए जाएंगे, तो वो अलग अलग फसल आ गए। कैटल एंड पिग्स अब देखने जाने लगा कि अच्छा, ये स्पेशल कुछ कैटल या फिर एनिमल्स थे, उनको डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा। उसके बाद कॉटन, कॉटन इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पे, कुछ चेंज हुई क्लोथिंग में। जहाँ पे पहले एनिमल्स से स्किन और पत्ते पहने जा रहे थे, और क्लॉथ कॉटन के कुछ साक्ष्य मिले हैं हमें। अब पहले सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे, अब कुछ अलग डिजाइन के मिल रहे हैं। ठीक है। जो कि अब कलर्ड मिल रहे हैं, ब्लैक और रेड में। तो ये याद रखना कब मिल रहा है, ये चालकोलिथिक एज के लोगों का मिल रहा है। ठीक है। ब्यूरियल जो लोग दफनाए जा रहे थे, उनका भी एक अलग तरीका था। वहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में, मीन्स वेस्टर्न में देखा गया, इंडिया में देखा गया है कि जो बॉडी जो है उसको दफनाया जा रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। मीन्स नॉर्थ में क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा, और साउथ के डायरेक्शन में उसका पैर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन साउदर्न इंडिया में जो देखा जा रहा था, वो ये देखा जा रहा था कि ईस्ट में सर हो गया और वेस्ट में पैर हो गए। ठीक है। तो ये एक पैटर्न याद रखना है। इस तरीके से एक पैटर्न बन गया था ब्यूरियल का। तो वेस्ट इंडिया में दूसरा था और साउथ इंडिया में दूसरा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि साउथ इंडियन में जो दफनाने का तरीका था वो क्या था। तो हो सकता है कि बोल दे साउथ इंडिया में दफनाने का जो तरीका था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन था। तो अगर जो ये बोलेगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन पूछने के टाइम। तो इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें याद रखना पड़ेगा। हाउसिंग जो थी वो अब क्या होने लगा, मड ब्रिक्स के द्वारा बनाया जाने लगा। ठीक है। और हर कल्चर जो हम लोग ऊपर पढ़े थे साइड, वहाँ पे मेटलर्जी के लिए वो फेमस था। ठीक है। और कभी कभी हम लोग को बर्nt ब्रिक का भी साक्ष्य मिलता है। और जो जॉर्वे कल्चर है वो दाइमाबाद में सबसे ज्यादा देखने को मिला हमें। दाइमाबाद इज द लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट इन गोदावरी वैली। और हमने बताया था रॉबर्ट ब्रूसी, जो पैलेलिथिक एज के सबसे पहले उन्होंने ये टूल्स खोजा था पैलेलिथिक एज से रिलेटेड। तो वो उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है याद रखने हैं। और सेटल्ड एग्रीकल्चर का सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ का मिलता है। तो ये सब भी याद रखना। सबसे पहला जो इंडिया इंसानों का साक्ष्य वो नर्मदा वैली में मिला। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग को याद करना होगा। ठीक है।
कि कौन चीज कहाँ पे मिली है। ठीक है, तो ग्रेन और बोन्स और साइड्स अलग अलग साइड्स पे मिलेगी। इसे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब हड़प्पन कल्चर हम लोग कल करते हैं। ठीक है, आज एक ही क्लास रन होते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कंटिन्यूअसली 80 दिन आइए। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तब आप बोलिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ा। आप लोग 80 दिन बस कंटिन्यूअसली आइए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। 24 घंटे में से मान लीजिए हमें बस 1.5 घंटे या 1 या 1.5 घंटे दे दीजिए। ठीक है, उससे कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर जो आपने 80 दे दिया तो मैं 90% की गारंटी लेता हूँ, 90% चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, तब कि आप पहले